तो बच्चों लोग हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो इस सॉल्बिलिटी ऑफ गैस और इन लिक्विड को गवर्न करने के लिए आपका दिया गया था हेनरी लॉ, ठीक। अब ध्यान देना, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलेगा समझो आप ध्यान से। तो मान लेते हैं कि आपके पास एक सॉल्वेंट है, वाटर, ठीक है। एक सॉल्वेंट है जिसके ऊपर हम एक वेसल में 3 गैस ले रहे हैं, गैस ए, गैस बी, गैस सी, ठीक है। तो गैस ए का जो प्रेशर उसको हम पी बोल रहे हैं, गैस बी का प्रेशर को हम पी बोल रहे हैं, ठीक है, और गैस सी के प्रेशर को हम पीसी बोल रहे हैं। तो इन तीनों के प्रेशर को ऐड कर दो तो क्या आएगा, ये आ जाएगा पी टोटल आ जाएगा। यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास 3 गैस है जिसका अपना खुद का जो पार्शियल प्रेशर है वो पी ए, पी बी और पी सी है, और टोटल प्रेशर कितना पी टी है। सारे का सम कर दोगे आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा, वो इक्वल टू उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, वो पी टोटल दिया हुआ आपको, ठीक है। इस पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में ध्यान देना, जब भी हम एक्स यूज करेंगे तो एक्स रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन। कहाँ पे, तो इन लिक्विड फेज। तो एक्स का मतलब है लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और कहीं अगर वाई देखेंगे तो वाई भी रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन को। कौन सा मोल फ्रैक्शन, तो वाई रिप्रेजेंट करता है गैसियस मोल फ्रैक्शन को, गैसियस मोल फ्रैक्शन को, ठीक है। तो ये ध्यान देना, आपको ये ध्यान देना है। अब ध्यान देना, तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम बात कर रहे हैं गैस फेज में, तो गैस फेज में 3 कंपोनेंट है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो अगर हम बोलते हैं कि वाई ए, तो वाई ए का मतलब क्या होगा, तो वाई ए का मतलब है कि मोल ऑफ, यानी हम बात कर रहे हैं गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन ए का। तो मोल फ्रैक्शन ए कैसे निकलेगा, तो मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल किसका, गैस फेज में। गैस फेज में कौन कौन है, ए और बी और सी तीनों है। मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी, ये हो जाएगा आपका वाई ए का वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान देना, क्योंकि नीचे क्या, नीचे आपका सॉल्वेंट है। तो अगर मान लेते हैं कि हम सॉल्वेंट में कुछ ए और बी और सी जो गैसेस ऊपर में, उसका कुछ अमाउंट अगर सॉल्वेंट के अंदर घुलेगा, यानी ए बी सी का अमाउंट कुछ जो सॉल्वेंट के अंदर आएगा, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए यूज किया हुआ है ए एक्वस बी एक्वस सी एक्वस, यानी कुछ अमाउंट हम एज्यूम कर रहे हैं कि गैसेस का आपके सॉल्वेंट के अंदर क्या हुआ है, डिजॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि गैसेस का जो अमाउंट होता है वो काफ़ी कम होता है, मतलब गैसेस का सॉलिडिटी पानी में काफ़ी कम होता है, मतलब घुलता है बट काफ़ी कम घुलता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक घुलेगा, बट उसका अमाउंट क्या होगा, काफ़ी कम होगा, ठीक। अब ध्यान रखना, अब यहाँ पे यानी एक्वस फेज में, यानी लिक्विड फेज में हम बात कर रहे हैं, उस फेज में अगर हम एक्स से निकाले मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाले, तो उसमें क्या होगा, तो मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ए इन एक्वस फेज, ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल मोल। इसके में टोटल मोल में क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा, सॉल्वेंट मतलब वाटर है, प्लस ए है, प्लस बी है, प्लस सी है। तो यहाँ ए बी सी किसका है, कौन सा फेज का है, तो ए सारा फेज होगा एक्वस फेज का। तो हमको पता है कि अगर टोटल मोल का बात कर रहे हो, तो टोटल मोल में एक्वस फेज में टोटल मोल में क्या होता है, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट होगा यानी मोल ऑफ वाटर होगा, प्लस मोल ऑफ ए होगा, प्लस बी होगा, प्लस सी होगा। ध्यान देना, जो ए और बी और सी का जो मोल है वो काफ़ी कम होता है। इसका अमाउंट क्या होता है, इन गैसेस का सॉलिडिटी क्या होता है, पानी बहुत कम होता है, ये क्या होता है, वेरी लो होता है। तो वेरी लो होगा, इसका मतलब क्या है कि आप इसको ऑलमोस्ट आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, और टोटल मोल को इक्वल टू लिख सकते हो मोल ऑफ वाटर, ऑलमोस्ट लिख सकते हो मोल ऑफ वाटर। तो टोटल मोल का आप लिख सकते हो ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हो, मोल ऑफ
वाटर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मोल ऑफ वाटर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान देना। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज में लिखा हुआ है क्या? मोल ऑफ ए बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी बाकी मोल को हम इसके टर्म सामने क्या करते रहे हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, ये सिचुएशन आपके पास है। अब ध्यान देना, तो जो गैसेस का जो सॉल्बिलिटी है एक्वस फेज में, यानी पानी में जो सॉल्बिलिटी है, यानी फिर जो गैसेस का सॉल्बिलिटी है सॉल्वेंट में, कहाँ पे? सॉल्वेंट में। तो जनरली सॉल्वेंट क्या होता है? जनरली सॉल्वेंट आपका पानी होता है। ठीक, इसलिए हम बोल रहे हैं कि गैसेस सॉल्बिलिटी इन वाटर, बट एक्चुअली होना क्या चाहिए था? गैसेस का सॉल्बिलिटी इन सॉल्वेंट। तो जनरली आपको सॉल्वेंट आप चूज क्या करते हो? आप वाटर को चूज करते हो। ठीक, अब ध्यान दोगे, तो जो गैसेस का सॉल्बिलिटी होता है लिक्विड फेज में, उसके लिए दिया गया था हेनी लॉ। उसके लिए दिया गया था हेनी लॉ। तो हेनी लॉ क्या बोल रहा है कि अगर आपका लिक्विड में अगर अगर आपका जो ए का सॉल्बिलिटी, यानी वो सॉल्बिलिटी को हेनरी लॉ में जो है उसमें सॉल्बिलिटी को एक्सप्रेस किया था मोल फ्रैक्शन में। सॉल्बिलिटी इन ऑफ गैस इन लिक्विड फेज is expressed in terms of mole fraction. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। और ध्यान रखना, हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि आपके लिक्विड फेज में आपका ए का मोल फ्रैक्शन एक्स है, बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है और सी का मोल फ्रैक्शन एक्स सी है मान लेते हैं। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है? ध्यान देना, तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला गया था कि गैसेस का जो मोल फ्रैक्शन डिजॉल्व करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, वो अपने पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शन होता है। यानी प्रेशर ऑफ ए इज प्रोपोर्शन टू एक्स है, प्रेशर ऑफ बी इज प्रोपोर्शन टू एक्स बी, प्रेशर ऑफ सी इज प्रोपोर्शन टू एक्स सी। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए यहाँ पे केच लगाते हैं। केच, तो जो केच होता है वो गैस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे केच के पास जो टर्म लगा हुआ है, तो केच होता है हेनरी कांस्टेंट। तो केच यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है, तो इस केच को बोला गया हेनरी कांस्टेंट, जो कि गैस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए सारे गैस के लिए सेम नहीं रहेगा, ये सारे गैस के लिए सेम नहीं रहेगा। ठीक, ये डिपेंड करता है गैस के टाइप पे। तो ध्यान देना, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखेंगे पी, यहाँ पी लिखा हुआ है, तो ध्यान देना पी इक्वल टू क्या होगा? केच ए, यानी केच ए मतलब गैस ए का हेनरी कांस्टेंट इनटू एक्स से होगा। सिमिलरली पी बी इक्वल टू क्या होगा? तो केच बी इंटू एक्स बी होगा। एंड पी सी इक्वल टू क्या होगा? केच सी इंटू एक्स सी होगा। ठीक है, तो केच डिपेंड करता है गैस पे, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि केच सबके लिए सेम नहीं होता। केच गैस के टाइप पे डिपेंड करता है, यानी गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका है, यानी जो भी हम लिख रहे हैं हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। अब ध्यान देना, आपका केच डिपेंड किस पे करता है? तो ध्यान देना, पहली बात है केच डिपेंड किस पे करता है, ये बात समझो आप ध्यान से। तो पहले आप समझोगे रिलेशन बिटवीन solubility of gas and KH
एंड KH, ठीक है। ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि दो गैस मान लेते हैं, तो आपको पता है कि एक गैस A है और एक गैस B है मान लेते हैं, और दोनों गैस का जो प्रेशर, इसका प्रेशर मान लेते हैं PA है और इसका प्रेशर मान लेते हैं PB है, और फॉर द टाइमिंग हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों गैस का प्रेशर बराबर है, PA = PB है मान लेते हैं, ठीक। अगर देखोगे, अगर हम हेनरी लॉ अप्लाई करते हैं तो इसको हम P बोल दे रहे हैं थोड़ा देर के लिए, दोनों को PA बराबर है, उसको हम P बोल रहे हैं, तो क्या बोल सकते हो कि P = क्या होगा, KHA, यानी गैस A का हेनरी कांस्टेंट इंटू X है, और यहाँ पे P = क्या लिख सकते हैं हम लोग, KHB इंटू XB। ध्यान रखना कि दो दो वेरिएबल का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट चीज है, इसका मतलब अगर x बढ़ेगा, P तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको KH यानी हेनरी कांस्टेंट अगर इंक्रीज करता है तो आपका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ये ध्यान देना। इसका मतलब ये है कि हेनरी कांस्टेंट और गैस की सॉलिडिटी में इनवर्स का रिलेशन होता है, तो KH एज कहीं ना कहीं क्या होगा, तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सॉलिबिलिटी होता है। तो KH क्या होता है, सॉलिबिलिटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। KH सॉलिबिलिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो चलो बताएंगे मेरे को। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, कि यहाँ तक डाउट है आप लोग को? ठीक है, तो KH और सॉलिबिलिटी में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अब ध्यान देना आप लोग, तो बच्चों लोग, आप लोग KH और सॉलिबिलिटी में रिलेशन बता, मतलब रिलेशन को समझ में आ चुका है कि अगर KH बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी क्या होता, घटता है। अब ध्यान देना, जब आपका गैसेस सॉलिबिलिटी होता है, गैसेस सॉलिबिलिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ध्यान देना आप लोग। तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है इंट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। देखो, आप लोग पढ़े हो कि आपके मैटर के का 3 स्टेट होता है, ठीक है। लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, गैस होता है। तो मान लेते हैं कि सॉलिड स्टेट है मैटर का आपके पास है, ठीक है। तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया एंड गैस हो गया। तो सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स काफी क्लोज होता है, पार्टिकल्स काफी क्लोज होता है, ठीक है। लिक्विड से पार्टिकल थोड़ा था दूर चला जाता है, ठीक है, और गैसेस में पार्टिकल काफी दूर चला गया, ऐसा सिचुएशन होता है। तो ध्यान देना, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इंट्रैक्शन फोर्स कहाँ पे ज्यादा है, तो अगर देखोगे तो इंट्रैक्शन फोर्स का अगर हम ऑर्डर बताएंगे, इंट्रैक्शन फोर्स का अगर ऑर्डर बताएंगे, तो इस ऑर्डर में ध्यान देना, आपका फोर्स लिक्विड में स्ट्रॉन्ग होता, फिर सॉलिड में सबसे हाईएस्ट होगा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, यानी ऑर्डर आपका ऐसा चलने वाला है। इंट्रैक्शन फोर्स का ऑर्डर इस तरह से चलने वाला है आपका, ध्यान दोगे। जब भी किसी हम गैस का बात करते हैं, तो आपका यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे ऊपर में कुछ गैसेस, ए गैसेस पार्टिकल है, तो उसका पार्टिकल आराम से दूर दूर रहेगा, यानी गैस पे जब पार्टिकल दूर दूर होता है, अब सेम पार्टिकल को हम डालेंगे वाटर फेज में, या नीचे में मान लेते हैं वाटर है, तो सेम गैस का पार्टिकल अगर वाटर में आएगा, तो वाटर में पार्टिकल क्या होता है, पास आएगा, यानी सेम ए अगर पानी में है, सेम ए का पार्टिकल पानी में होगा, तो क्या होगा, पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, पास पास रहेगा, क्योंकि एक्वस फेज में क्या होगा, पार्टिकल क्लोज आएगा। तो कहीं नहीं, क्या आप ऐसा सोच सकते हो क्या कि चूंकि आपको अल्टीमेटली एक्वस फेज में पास आना है, तो जिस गैस से इस पार्टिकल में इंट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, वो इजीली पास आना चाहेगा, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं कि सॉल्बिलिटी, जो सॉल्बिलिटी होता है वो आपके इंट्रैक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है,
जितना इंटरेक्शन फोर्स हाई होगा उतना ही सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या होता है, गैस ज़्यादा होगा। सॉलिबिलिटी गैस इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इंटरेक्शन फोर्स। अब ध्यान देना, जब कोई इंटरेक्शन फोर्स होता है वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल टू होता है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, आपका क्रिटिकल टेम्परेचर, इन सब के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो कहीं ना कहीं अगर एक प्रोपोर्शनल होगा तो आपका सॉलिबिलिटी जो होगा वो भी कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट। आपके क्रिटिकल टेम्परेचर में आपके गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये सारा फैक्टर होगा। इतना क्लियर रहेगा। ठीक है, अब ध्यान देना। और सॉलिबिलिटी जो गैस होता है आपके आपके केज के क्या होता है, आपके केज के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। आपके केज के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं जिस गैस में इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है, तो अगर इंटरेक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, आपका क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका केज क्या होगा, केज घटेगा, और सॉलिबिलिटी क्या होगा, सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगा, सॉलिबिलिटी बढ़ेगा, सॉलिबिलिटी बढ़ेगा। ये ध्यान देना, ये इसको आपको ध्यान से फोकस करना है। इसके अलावा ध्यान देना कि अगर मान लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on solubility of gas, on solubility of gas in liquid। ध्यान ना, जब जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो पार्टिकल गैस का लिक्विड फेज में है, यानी यहाँ पे ए और ए का पार्टिकल था, उस पार्टिकल को आप एनर्जी दे रहे हो, पार्टिकल को आप एनर्जी दे रहे हो तो क्या होगा, पार्टिकल उस एनर्जी को लेके बाहर भागेगा, यानी सॉल्यूशन से बाहर आएगा। ये ध्यान देना, यानी सॉल्यूशन से बाहर निकलना चाहता है। तो इसका मतलब ध्यान देना कि अगर आप टेम्परेचर का इम्पैक्ट क्या होता है, सॉलिबिलिटी होता है, सिंपल सॉलिबिलिटी, तो सिंपल इम्पैक्ट होगा कि सॉलिबिलिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा किसका, सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसेस सॉलिबिलिटी क्या होता है, घटता है, गैस सॉलिबिलिटी क्या होगा, घटेगा। तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका जो गैसेस सॉलिबिलिटी है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। ये ध्यान देना, आपका गैसेस सॉलिबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। मतलब इरिस्पेक्टिव हो तो कोई भी चीज़, किसी और मतलब कोई भी फैक्टर्स को हटा कर सोचो कि अगर मान लेते हैं कि तुम टेम्परेचर बढ़ाएगा तो गैस सॉलिबिलिटी क्या होगा, घटेगा। अब ध्यान देना, तो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि टी और केच में क्या रिलेशन होगा, तो रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड केच, तो सिंपल सा बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी घटता है तो आपको पता है कि केच बढ़ाने से भी सॉलिबिलिटी घटता है। इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर और केच में रिलेशन डायरेक्ट का होगा, यानी जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना केच भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, उतना केच भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये ध्यान देना। ठीक है, ये रहेगा सारा टाइप का डिपेंडेंस। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट हो चलो आपको। नो सर। ठीक है, नो सर। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एयर है, एयर में बोला गया एयर में O2 है और N2 है। ठीक है, और N2 80% है बाई मोल और O2 20% है बाई मोल। मोल का परसेंटेज दिया हुआ आपको। ठीक है, यानी एयर का मतलब है O2 एंड N2 80% है और O2 20% है। आपको बोला गया है कि पी जो पी टोटल है 5 ATM। कितना है, 5 ATM है। और इसमें जो N2 है, गैस N2 है, उसका हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है। तो N2 की यानी नाइट्रोजन गैस का हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है 10⁵ ATM। ठीक है, आपको बोला गया है, और आपका जो सॉल्वेंट है वाटर, और वाटर का कितना मोल है सॉल्वेंट का, तो 10 मोल लिया हुआ है।
तो वाटर का मोल 10 लिया हुआ है, आपको बताना क्या है, आपको बताना है फाइंड मोल ऑफ नाइट्रोजन, फाइंड मोल ऑफ नाइट्रोजन यानी N2 इन एक्वस फेज। आपको यानी आपको इस एयर से, यानी ऊपर जो एयर दिया होगा उस एयर से कितना नाइट्रोजन जो होगा इस वाटर वाले फेज में आएगा। यानी यहाँ पर अगर n मोल मानते हैं, n मोल ऑफ N2 यानी N2 का मोल को फाइंड करना आपको, नाइट्रोजन के मोल को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर बच्चों, आप लोग को क्वेश्चन क्लियर है या नहीं बच्चे लोग, क्वेश्चन क्लियर है आप लोग को? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फास्ट। आपको निकालना है क्या, एक्वस फेज में N2 का मोल कितना होगा, फाइंड द मोल ऑफ N2 इन एक्वस फेज। तो बच्चों लोग इसको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको मोल ऑफ N2 चाहिए, ध्यान देना। हम लोग क्या करेंगे, इसमें हेनी लॉ अप्लाई करेंगे। तो हेनी लॉ हम नाइट्रोजन के लिए अप्लाई करें तो क्या होगा, P ऑफ N2 चाहिए इक्वल टू क्या होगा, KH ऑफ N2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो P ऑफ N2 कैसे निकलेगा जी, तो ध्यान देना, आपका गैसेस फेज में जो मोल फ्रैक्शन है नाइट्रोजन का वो होगा 0.8, क्योंकि 80% नाइट्रोजन है तो मोल फ्रैक्शन क्या हो, 0.8 होगा। तो P ऑफ N2 कितना हो जाएगा, तो P ऑफ, चूंकि आपका P टोटल दिया हुआ, P टोटल कितना 5 ATM है, तो 5 इंटू 0.8 कर ले तो आंसर कितना हो जाएगा 4 ATM। ये हो जाएगा P ऑफ N2। अब P ऑफ N2 को पुट कर देगा इस हेनरी लॉ के इक्वेशन में, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स N2 निकल के आ जाएगा, इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁵। अब जो ये मोल फ्रैक्शन है N2 का, उसको लिख सकते हैं मोल ऑफ N2 बाई मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ वाटर। ध्यान देना, इसको आप ऑलमोस्ट लिख सकते हैं मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ वाटर। ठीक है, मोल ऑफ वाटर कितना दिया है, 10 दिया हुआ है, तो आप मोल ऑफ N2 कितना निकलेगा, तो मोल ऑफ N2 निकल के आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴। ये हो जाएगा मोल ऑफ N2 जो कि वाटर में डिजॉल्व होगा, ठीक। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो बच्चे लोग, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं बच्चे लोग आप लोग को, ठीक है। तो ये रहा ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब ध्यान देना, हम लोग को जानना है, हम लोग को सीखना है हेनी लॉ का एप्लीकेशन। तो हेनी लॉ अपना खत्म होता है, अगला टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ हेनी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनी लॉ। तो ध्यान देना, पहला एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन के लिए मैं लेके चलता हूँ आपको एनसीईआरटी पे, ठीक है। देखो पहला एप्लीकेशन हेनी लॉ का क्या है बच्चे लोग, तो
हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, तो हमारे कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, CO2 गैस घुला हुआ रहता है। तो इसमें क्या किया जाता है, आप देखना, आपका जो बोतल का ढक्कन होता है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोल्ड, यहाँ पे अगर यहाँ पे ये आपका लिक्विड एरिया है, यानी आपका कोल्ड ड्रिंक का पार्ट है, तो होता क्या है कि इसके अंदर CO2 घुला होना चाहिए। तो हम लोग इसके ऊपर में CO2 गैस को भरते हैं, ठीक है, CO2 गैस को हाई प्रेशर में भरते हैं, और कोल्ड ड्रिंक के बोतल के ऊपर में यानी अपर पार्ट में CO2 गैस भरा हुआ रहता है। और यहाँ पे इसका ढक्कन को आप बंद कर सकते हो, ये ढक्कन बंद है, ठीक है। तो ऊपर में हाई प्रेशर, यानी ऊपर में प्रेशर ऑफ CO2 मेंटेन की, उसमें हाई प्रेशर ऑफ CO2 मेंटेन किया हुआ है, और ऊपर हाई प्रेशर CO2 होगा, तो हेनरी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, यानी हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ऊपर पे अगर P ऑफ CO2 है, तो आपके सॉल्यूशन में भी क्या होगा, CO2 का कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन, यानी कुछ ना कुछ अमाउंट डिजॉल्व होगा। अब होता क्या है कि जैसे ही आप इस ढक्कन को खोलते हो, तो CO2 गैस बाहर निकल जाएगा, तो आपका सॉलिडिटी क्या होगा, घटेगा। तो CO2 को घोलने के लिए हम लोग हेनरी लॉ का यूज करते हैं, और बोतल के अपर एरिया में CO2 गैस को फिलअप करते हैं हाई प्रेशर पे। तो अगर हाई प्रेशर में अगर CO2 गैस रहेगा, तो आपके लिक्विड रीजन में CO2 का अमाउंट क्या होगा, डिजॉल्व करेगा। ये पहला एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का। सेकेंड होता है स्कूबा डाइवर्स में, ठीक है। तो स्कूबा डाइवर्स का मतलब क्या होता है कि आप जो सी है, सी के अंदर आप जाते हो, ठीक है, चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे से आप समुद्र यानी सी के नीचे जाओगे, लोअर जोन में, तो आपके बॉडी पे प्रेशर बढ़ते जाता है, आपके बॉडी पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना। तो होता क्या है कि मान लेते हैं कि आपका ये ब्लड इसमें से ब्लड वेसल है, ठीक है। तो आप अभी जो एयर इनहेल कर रहे हो, उसमें क्या तो O2 और N2 होता है, और जैसे से आप नीचे मूव करोगे ना, नीचे मूव करोगे, यानी आप जब सी के नीचे डीप में डाइविंग करोगे, तो होता क्या है कि हाई प्रेशर एरिया में ये आपका ब्लड में घुल जाएगा, यानी ब्लड के एरिया में क्या होगा, O2 N2 घुल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप नीचे मूव करोगे, आपका जो एक्स है, यानी O2 का जो मोल फ्रैक्शन है और N2 का जो मोल फ्रैक्शन है, आपके ब्लड वेसल में क्या होगा, बढ़ेगा, यानी सॉलिडिटी बढ़ेगा इनका, ठीक है। और जैसे तुम वापस आओगे, यानी वापस ऊपर आ रहे हो, तो होता क्या है, तो आपका सॉलिडिटी घटेगा, यानी XO2 एंड XN2 का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मतलब क्या है, तो आपका जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में जब वापस इसका सॉलिडिटी घटेगा, तो क्या होगा, बाहर निकलना चाहेगा। सिंपल सा बात है ना, कि सॉलिडिटी बढ़ता तो क्या होता है, सिस्टम लिक्विड, आपका जो गैसेस है, लिक्विड में घुलना चाहता है। अगर सॉलिडिटी घटेगा मतलब क्या होगा, लिक्विड से वापस कहाँ आएगा, वापस आएगा कहाँ, गैस में। तो अगर लिक्विड से वापस अगर गैस में आ रहा है, तो होता क्या है कि आपके सिस्टम में बबल फॉर्म करता है। तो आपके ब्लड वेसल में एयर का बबल फॉर्म कर जाएगा, एयर का बबल फॉर्म कर जाएगा। तो एयर का बबल फॉर्म करे तो आपके ब्लड का सप्लाई को क्या करेगा, ब्लॉक कर सकता है। तो ये हाईली पेनफुल होता है, और सम टाइम इसके कारण क्या होता है, पर्सन का डेथ हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है प्रॉब्लम, यानी स्कूबा डाइविंग करते हैं और हम एयर को इनहेल करेंगे तो दिक्कत ये होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या देखा गया, इसका कुछ सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन ऐसा कुछ है अपने पास। तो सॉल्यूशन क्या बोला गया कि हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई स्कूबा डाइविंग करने जाता है, अच्छा ध्यान देना, जो आपका जो एयर का बबल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेंड फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, बेंड फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपके ब्लड वेसल में जो बबल फॉर्म कर रहा है एयर का, उसको बोला गया बेंड फॉर्मेशन, जो कि हाईली पेनफुल होता है और डेंजरस टू लाइफ होता है, ठीक। ध्यान देना, इससे बचने के लिए क्या किया गया है, तो बोला गया कि जो भी हम एयर लेके जाएंगे रेस्पिरेशन करने के लिए बॉटम में, यानी सी के बॉटम में जो लेके जाएंगे, उसको बोला गया उसमें जो कंपोजिशन होता है उसमें आप हीलियम को ऐड करो,
तो हीलियम को ऐड करने इसलिए बोला गया कि हीलियम क्या क्या होता है, हीलियम का सॉलिडिटी बहुत कम होता है पानी में, हीलियम का सॉलिडिटी पानी में बहुत कम होता है, तो क्या होगा हीलियम का एडिशन से ओवरऑल जो सिस्टम है उसका सॉलिडिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी इसका जो एक्स है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो डिक्रीज करेगा तो सॉलिडिटी घटेगा, तो जो बेंड फॉर्मेशन का जो पॉसिबिलिटी है, बेंड फॉर्मेशन होता क्यों था, क्योंकि आपका गैस अगर ज़्यादा सोल्यूबल होगा तो घुल जाएगा पानी में। कब घुलेगा, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर कब बढ़ाओगे, जब आप जाओगे डीप वाटर में, इन सी के अंदर काफ़ी जाओगे तो उस टाइम बढ़ेगा, और जब वापस निकलोगे, जब वापस उस निकलोगे तो क्या होगा कि आपका प्रेशर घटेगा, तो क्या होगा, सॉलिडिटी क्या होगा, सॉलिडिटी घटेगा, तो क्या होगा, तो जो 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 गैस आपके ब्लड में घुला हुआ है वो वापस गैसिफाई होगा, तो क्या होगा, बाउल फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, तो इसका इसका पूरा का पूरा सिंपल तरीका है कि अगर गैस और सॉलिडिटी कम रहेगा आपका ब्लड वेसल में, तो सॉल्यूशन हो गया। तो जब गैस घुलेगा ही नहीं तो बाउल फॉर्मेशन का बात ही नहीं आता है, जब गैस घुलेगा तब ना वापस आएगा, तो जब गैस घुलेगा ही नहीं तो क्या हो, बाउल फॉर्मेशन का बात ही नहीं करना हमको। ठीक, तो रीजन नहीं हो जाएगा। इसके अलावा बता ना, जब भी हम हाईलाइट, अगला एप्लीकेशन क्या है, जब भी हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो हाई ऑल्टीट्यूड पे होता क्या है, यानी आपका देखो मान लो कि यहाँ पे हिमालय जमा लेते हैं, तो कोई यहाँ पे इस पर ट्रैकिंग करने गया, तो जैसे ऊपर जाओगे, ऊपर जाने से क्या होता है, आपका जो O2 का है, यानी जो एयर क्या होता है, एयर थिन होता है, एयर का थिन होना स्टार्ट होना, थिन होता है, एयर थिन होता है, क्या होगा, प्रेशर ऑफ O2 घटेगा, प्रेशर ऑफ O2 घटेगा तो आपके ब्लड में जो आपका मोल फ्रैक्शन O2 का वो भी डिक्रीज करेगा, यानी O2 का अमाउंट क्या होगा, घटेगा। अब O2 का अमाउंट घटेगा तो क्या होगा, आप रेस्पिरेशन तो कर रहे हो बट आपके ब्लड में O2 डिजॉल्व नहीं कर रहा है, तो आप O2 डिजॉल्व नहीं कर रहे तो क्या होगा, ब्लड का सप्लाई क्या होगा, हैम्पर करेगा, ब्लड का सप्लाई हैम्पर करेगा तो क्या होगा, तो आपको प्रॉपर आप सोच नहीं पाओगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका बॉडी में जो होता ना, आपका रेस्पिरेशन करने में क्या होता है, फूड का डिकम्पोजिशन होता है, तो आपका फूड का डिकम्पोजिशन सही से नहीं होगा, प्लस आपका ब्रेन में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो आप सही से सोच नहीं पाओगे, तो आप वीक हो जाओगे और सही से सोच नहीं पाओगे। ठीक है, इसको बोला गया है एनॉक्सिया, तो ये भी कहीं ना कहीं हेनरी लॉ से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना, ये रहेगा ऑल अबाउट हेनरी लॉ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताएंगे बच्चों लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों लोग हेनरी लॉ में आप लोग को, No, sir. नहीं? No, sir. ठीक है, तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे निकलता है। ठीक है, चलो।